Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. Dear students, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर 5. वेरी गुड. क्या पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में? पाकिस्तान के आबी वसाइल, है ना? वाटर रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं. तो जब हम रिसोर्स की बात करते हैं, वाटर एज अ रिसोर्स, तो इसमें हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. अब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को हमने डिवाइड कर लिया, ज्योग्राफिकली हमने उसको यानी कि उसका ज्योग्राफिया पढ़ लिया कि पाकिस्तान में वाटर सोर्सेज कहाँ कहाँ मौजूद हैं. इसके बाद हमने उसकी क्वालिटी और फ्लक्चुएशंस जो है वो भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली. मेरा आपसे आज का लेक्चर शुरू करने से पहले क्वेश्चन ये है तमाम बच्चों से, ऑनलाइन भी और जो मेरे पास यहाँ फिजिकल बैठे हुए हैं, कि मुझे ये बताएं कि ये जो पानी है इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं. इस पानी हर चीज में इस्तेमाल होता है. जी बिल्कुल. आप मुझे इसको रिलेट करो थोड़ा सा. पाकिस्तान के में किस तरह से पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है. जो दो तरह के हमारे पास पानी है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, उसके आप मुझे थोड़े से यूजेस बताओ. चलो. इस पानी जो ग्राउंड वाटर है वो डैम्स में भी इस्तेमाल होता है. डैम्स में? हमारे घरों में यूज होता है. हमारे घरों में यूज होता है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, उसके अलावा रिवर वाटर कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया. आबपाशी क्या होती है? आबपाशी ज़राअत होती है. बिल्कुल, उसको इरिगेशन भी कहा जाता है और उर्दू में आबपाशी कहा जाता है. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ठीक है, आज का लेक्चर भी इसी से रिलेट कर रहा है. ठीक है. इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि और पानी किस काम इस्तेमाल होता है? बिजली नहीं बनाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े डैम हैं, पानी स्टोर करने के भी काम आते हैं. और इसके अलावा हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पानी से बनाई जाने वाली बिजली जो है वो भी होती है. लेकिन इनमें से आज हम एक यूज जो है वो थ्रू आउट डिस्कस करेंगे, और वो क्या है? वो है इरिगेशन सिस्टम. ठीक है. पाकिस्तान में जो नहरी निजाम है या जो इरिगेशन सिस्टम है, आज हम उसको अपने वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनसे रिलेट कर पाएंगे. सो अगर हम एसएलओ देखें, यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट द एडवांटेजेस and disadvantages of the extensive irrigation system in Pakistan. ठीक है. एक तो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एडवांटेजेस डिस्कस करूंगी. इसके अलावा यू विल आल्सो सजेस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट in order to deal with the treating issues of the water pollution, water shortage and wastage. तो जितने भी चैलेंजेस हैं पानी को लेकर, उनके लिए कोई सॉल्यूशन भी हमने निकालना है. तो सॉल्यूशन और डिसएडवांटेजेस हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज हम डिफाइन करेंगे कि इरिगेशन क्या है. ठीक है, वो आप पहले ही कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान में एक पूरा नहरी निजाम है या एक ऐसा निजाम जिसके जरिए पानी जो है वो फसलों तक पहुंचाया जाता है, उनको जो है वो सैराब करती है. ठीक है, जिस तरीके से उसको हम इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे पाकिस्तान से रिलेट कर लेते हैं. ठीक है. सो पाकिस्तान का इरिगेशन या जनरली इरिगेशन सिस्टम जो है ये किस चीज को रेफर करता है? ये एक ऐसा नेटवर्क है कैनाल्स यानी कि नहरों का, और यानी कि रेजरवॉयर मतलब जहां पे पानी स्टोर किया जाता है. ठीक है, एक रेजरवॉयर ही है ना कि आप फ्रेश वाटर से एक चैनल निकाल लो खोद कर और फिर उसमें पानी जो है वो रन करना शुरू कर दे. ठीक है. एंड वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड टू सप्लाई वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इट प्लेज अ पिवटल रोल इन इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप कल्टीवेशन. अब कितनी फसलें जो हैं आप दरिया के पास लगा सकते हैं? कितनी फसलें? इतनी बड़ी आबादी है, बहुत दूर दूर दरियाओं से रहती हैं. ये तो कदीम तहजीबों में ऐसे होता था कि लोग सिर्फ दरिया के पास रहते थे, तो फिर वो क्या होता था कि वो आसानी जो है वो आबपाशी वहां पर हो जाती थी. लेकिन अब आबादी जैसे जैसे बढ़ी तो आप दरियाओं से दूर हटते चले गए. अब वहां जो फसलें लगेंगी उन तक पानी कैसे पहुंचेगा? उसी के लिए ये वसी नेटवर्क या एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है ये बिछाया जाता है. किसका? नहरों का. और उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. ठीक है. अब पाकिस्तान में किस तरीके से इरिगेशन सिस्टम चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. पाकिस्तान
हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। और इनमें से कुछ इरिगेशन सिस्टम जो है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये अंग्रेजों के जमाने का, जब अंग्रेज यहाँ पाकिस्तान बड़े सगीर के इलाके में इन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, जब ये यहाँ आए थे। बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में कि कॉलोनाइजेशन से फायदा कुछ हुआ था इस इलाके को, तो हुआ था, कुछ डेवलपमेंट ये करके गए थे। यहाँ इन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा इन्होंने एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम बिछाया था और नहरी निजाम को भी मुतारिफ करवाया था। तो उन्हीं नहरी निजाम के अंदर पाकिस्तान जो है आगे एड ऑन जो है वो करता जा रहा है। तो पाकिस्तान में एक एक्सटेंसिव नहरी निजाम है, और ये नहरी निजाम जो है ये क्यों इतना एक्सटेंसिव है? बिकॉज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम जो प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है, हम मेनली उसके ऊपर रिलाई करते हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है? जो कि रॉ मटेरियल से पे रिलाई करता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, यानी कि आप बस रॉ मटेरियल निकाल रहे हो, उसके बाद आप उसको फरोख्त कर देते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, तो उससे आप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हो। सो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, right? So Pakistan has an extensive irrigation system, and it is essential to the agricultural sector, which contributes to over 20% of the GDP and employs over 40% of the workforce. तकरीबन 40% जो पाकिस्तान में लोग रिलाय करते हैं या जॉब्स जिनकी जिस जगह पर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, 40%, राइट। सो एक बड़ा हिस्सा जो हम पाकिस्तान की आबादी का है वो किससे मुंसलिक है? ज़राअत से मुंसलिक है। तो जब ज़राअत से मुंसलिक हो गया तो ऑब्वियसली उनको अपने खेतों को सैराब करने के लिए इरिगेशन सिस्टम के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। इसके अलावा कितने % जीडीपी जो है ये हमें अर्न करके देता है एग्रीकल्चरल सेक्टर? ये हमें 20% जीडीपी जो है वो अर्न करके देता है। व्हाट इज जीडीपी बाय द वे? जीडीपी किसको कहते हैं? कैन एनीबडी डिस्क्राइब इट? मतलब पता है इसका? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एक मुल्क में जितनी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, और उससे जो आप कैपिटल जनरेट करते हैं उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आप कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी आप मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कितनी सर्विसेज सेक्टर है आपका, कितना आप जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपने कंट्री में, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, आप वो कितने ओवरऑल बना रहे हो, उसका जो है वो फिर ओवरऑल आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो पाकिस्तान 20% जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़राअत हमें दे देती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हम रिलाई करते हैं अपनी ज़राअत के शोबे के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ये पाकिस्तान का नहरी निजाम है सिंध तास मायदे के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ऐसे ही किसी भी दरिया पे नहर नहीं बना सकते। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने लगी थी। और फिर ये जंग कैसे रुकी थी कि यूएन ने आके इंटरवीन किया था और उन्होंने कहा कि आप लोग दरिया बांट लो, इतने सारे दरिया हैं, कुछ दरिया जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर ले और कुछ दरिया जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले। जाहिर है जब आप किसी दरिया में पानी के ऊपर डैम बनाओगे या उसके ऊपर नहरें निकालोगे, उससे तो क्या होगा? दरियाओं में पानी कम हो जाएगा क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से आप किसी भी दरिया पे अपनी नहर या डैम नहीं बना सकते। सिंध तास मायदे को आपने फॉलो करना है। तो उसी के हिसाब से हमने नहरी निजाम जो है वो अपना बिछाया है, ठीक है। नहरें आपको नजर आ रही हैं? कैसे नजर आ रही हैं? ये तो दरिया है नीले रंग के, ठीक है। जहां भी आपको ये इस तरह से जंक्शंस नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के नहरी निजाम को इंटरकनेक्ट करता हुआ शो करें। ये ऊपर नहर बनाई हुई है या इससे जो है वो फिर आगे जो है वो आगे आप उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। एक रेजरवॉयर आप बना देते हैं और वहां से फिर आप छोटे छोटे चैनल्स निकाल लेते हैं जो कि क्या करते हैं? आगे जाके इरिगेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो मेनली इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो है यही जो है वो यहां पर ही ज्यादा कैनाल सिस्टम बनाए जाते हैं। बलूचिस्तान के एरिया में तो कारेज सिस्टम होते हैं, लेकिन आप मेनली देख सकते हैं कि तमाम नहरी निजाम जो है वो किधर है? वो अपर उसमें है, इंडस प्लेन में, यानी कि पंजाब के एरिया में, राइट। अच्छा जनाब, अब इंडस रिवर की अगर बात की जाए, क्योंकि यही वो एक मेन दरिया, सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है और तमाम ट्राइब्यूटरीज इसी के अंदर जाकर शामिल होती हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये इसी के ऊपर तमाम इरिगेशन सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा है, एंड इट प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द वाटर सप्लाई, ठीक है। तो तमाम जो फसलों को पानी है 90% यही दरिया हमारा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एंड मेजर कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं?
3 मेजर स्टोरेज रिजर्वॉयर्स हैं, वो कौन कौन से डैम्स हैं ये तीनों, ठीक है, ये 3 रिजर्वॉयर्स हैं, तरबेला, मंगला, चश्मा। तो ये ना सिर्फ पानी को स्टोर कर रहे हैं बल्कि बिजली भी बनाई जा रही है और फिर आगे नहरें भी निकाली जा सकती हैं इसी रिजर्वॉयर में से, ठीक है। और इसके अलावा 19 बैराजेस हैं। अब बैराज क्या होता है, ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगह पे बनाए जाते हैं बैराज, तो आप पानी के फ्लो को चैनलाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट। और उसके ऊपर ओवर 60,000 किलोमीटर ऑफ कैनाल्स, इतनी लंबी लंबी नहरें जो हैं वो बनाई गई हैं। और किस पे बनाई गई हैं, किससे निकाली गई हैं वो सारी, इंडस रिवर से, इंडस रिवर से निकाली गई है, राइट। एंड दिस सिस्टम इज crucial due to Pakistan's arid climate where rainfall is often insufficient. जब अंग्रेजों ने ये कैनाल सिस्टम बिछाया, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, क्योंकि ये 30 लैटिट्यूड पे मेनली लाई कर रहा है ना, ज्यादातर लैटिट्यूड जो पाकिस्तान के अंदर से गुजरे वो 30 एंड अबव है, ठीक है। 24 से शुरू होते हैं और फिर आगे जाके तकरीबन 37-36 तक ये रहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एरिड क्लाइमेट है इसका, सेमी एरिड क्लाइमेट है। बेशक इधर से दरिया गुजरते हैं लेकिन बारिशें जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर होती हैं। तो इस वजह से ये दरिया जो है और इनके अंदर जो रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं और जो कैनाल्स बनाई गई, ये बड़ी क्रूशल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज आपकी तो बैरन फील्ड्स होंगे, बिल्कुल बैरन मतलब यानी कि बिल्कुल खाली हो जाएंगी क्रॉप्स अगर बारिशें नहीं होंगी, अगर आप टोटली जो है वो रेन वाटर के ऊपर रिलाई करेंगे। सो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सिस्टम जो है। इसी वजह से इनमें से नहरें भी निकाली गई हैं, आप पानी भी स्टोर कर सकते हैं और पानी को चैनलाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसके फ्लो को जहां चाहिए उस तरफ आप पानी के धार को मोड़ सकते हैं, तो वो बैराज सिस्टम होता है, राइट। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, और आज हम एडवांटेजेस ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको, आपने एडवांटेजेस गौर से सुनने हैं, ठीक है, और इसके बाद मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेसन करूंगी, ठीक है, और आप मुझे, सब बच्चों ने उसका जवाब देना है, ठीक है, और अपना अपना जवाब देंगे सब, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं इन एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। ओके, सो एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये किस तरीके से पाकिस्तान को या फसलों को या पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रहा है। तो सबसे पहले इट इनेबल्स मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन, एनहांसिंग द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। एक चीज मैं बल्कि आपको बताना चाहती थी, मैं फिर भूल गई, कि अंग्रेजों ने जब ये कैनाल सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया तो पाकिस्तान का एक बड़ा वसी इलाका जो है वो इस हालत में था कि वो काश्तकारी के काबिल नहीं था, क्योंकि वो क्या था, ड्राई था, एरिड था। सिर्फ किसके ऊपर आप इन्हिसार कर सकते थे, सीजनल वाटर, सीजनल रेनफॉल के ऊपर। तो बेशक एक्सटेंसिव दरिया, यहां से बहुत सारे 5 दरिया गुजर हैं, लेकिन जो आसपास का दूर दराज इलाका है वो तो फिर बैरन रह जाएगा। तो वहां तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पूरा जो है वो नहरी निजाम जो है वो शुरू किया, और फिर आगे जाके पाकिस्तान बनने के बाद भी इनके अंदर एक्सटेंशन जो है वो होती रही, नहरों को लंबा किया गया, नई नहरें बनाई गई, तौसीह होती रही है इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये ऐसी क्रॉप्स भी आपको लगाने की इजाजत देता है जो कि सीजनल होती हैं, तो आप कहीं पे भी उनको पानी की फराहमी की वजह से लगा सकते हैं। पानी ज्यादा चाहिए आपको, चावल की काश्त चाहिए, आप नहर के करीब, नहर का पानी आपके पास है, आप चावल लगा सकते हो वहां। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स जो है उनको लगाने की में आपकी मदद करती है, और इस तरीके से फूड क्रॉप्स जो है उनको एनहांस करती है। सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंश्योरिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इसके अलावा वही बात जो ऊपर हुई हुई है उसी को ही हम रीडिस्कस करें कि ये एक तरीके से ना सिर्फ फूड क्रॉप्स को इंक्रीज करती है, बल्कि जो आपकी कैश क्रॉप्स होती हैं, जो आपको जराए आमदनी जो आपकी जनरेट करती हैं, जैसे कि कॉटन है, इसके अलावा शुगर केन जो है वो फूड क्रॉप में भी आती है और कैश क्रॉप में भी आती है। तो ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये भी आप लगा सकते हैं। और क्या चाहिए, हर क्रॉप को तकरीबन पानी चाहिए, ठीक है। तो आप मल्टीपल किस्म की, डाइवर्स किस्म की क्रॉप्स जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक सस्टेनेबल, आपको एक लोग जो है, जाहिर है जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतने ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जितना ज्यादा ज़राअत होगी उतना ज्यादा बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री ये आपके जीडीपी के अंदर ऐड ऑन करता रहेगा, आपको इकोनॉमिकली स्टेबल करेगा, ठीक है। तो एक फायदा ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद रिड्यूसेस रिलायंस ऑन मॉनसून रेन्स, इंश्योरिंग स्टेडी वाटर सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा जो बिल्कुल रेन फेड आप
यू रिलाई ऑन रेन फेड अब नहीं होंगी जो क्रॉप्स हैं आपकी, बल्कि दे कैन इजीली बी ग्रोन एट एनी टाइम बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर कर दी गई है कैनाल्स की वजह से। उसके बाद आ जाता है मेनी डैम्स ऑल्सो जनरेट हाइड्रो पावर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एनर्जी सप्लाई। इसके अलावा बहुत से डैम्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और पानी स्टोर भी करते हैं। तो इस तरीके से भी ये अहम चीज है, डैम बहुत ज्यादा अहम है और एक मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है अगर वो डैम्स जो है वो बना ले। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो हमारे जो हैं वो एडवांटेजेस हो गए। अब दो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये लेक्चर बी होगा कल जो अगर इसका होगा तो। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा एडवांटेज जो है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपके लिहाज से कौन सा एडवांटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डैम। ठीक है, मोहम्मद कह रहे हैं कि डैम का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड हो गया। मैं अभी रीजन पूछती हूँ आपसे। ठीक है जी बच्चे। जो आपने कहा था कि वो जो मौसमी नहीं होते, जो बहुत जैसे कॉटन और इन सब के हम्म, उनको पानी छोड़ हो जाता, बल्कि उतना पानी हाँ, अच्छा, यानी कि इनका कहना यह है कि अब आप मॉनसून का जो पानी है उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, बल्कि आप दूर दराज के इलाकों तक नहरी निजाम जो है वहां तक पहुंचाकर और उसको जो है बासानी पानी पहुंचा सकते हैं। वेरी गुड, गुड, गुड। मैं इनसे पूछ लूं एक दफा जी बच्चे, ऑनलाइन मुझे कोई बताना चाह रहा है जी। हम्म, बेटा आपकी आवाज जो है वो कट रही है। हम खरीदेंगे इससे बाद उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अच्छा, ये कह रही हैं कि जो जब आप मैक्सिमम एग्रीकल्चर करेंगे, वो ये आपके पॉइंट से रिलेट कर रही हैं, तो जब आप किसी भी सीजन में आराम से क्रॉप्स मल्टीपल या डाइवर्स क्रॉप्स, डाइवर्स कहते हैं मुख्तलिफ तरह की क्रॉप्स जब आप लगा सकेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपके कहत साली नहीं हो सकती, आपके पास मैक्सिमम तरह का फूड वो है, रेजर्वोयर है, और इसके अलावा आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। अच्छा, इनके लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अबीहा, आपके ख्याल से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, कौन सा एडवांटेज आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैम मुझे लगता है कि ये जो डैम एंड हाइड्रो पावर वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब डैम्स बनेंगे तो उससे हम जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एज वेल एज जब हम इलेक्ट्रिसिटी एक पावर को जनरेट करेंगे तो वो एक और हमारे लिए नई सोर्स भी बन जाएगी। वेरी तो इस गुड, वजह से ये बहुत वेरी हमारे गुड, लिए वेरी इम्पोर्टेंट गुड, है। वेरी गुड, एक्सेलेंट अबीहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, एक और बच्ची भी यहाँ पर है, आफिया, अफीफा हयात, आफिया हयात जी। बच्चे आपके ख्याल से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है? माइक अनम्यूट करे बच्चे। अच्छा, आप यहां से बताओ मुझे। जी अमन। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, रेपिटेशन भी हो सकती है, आपको किसी और का पॉइंट लग रहा है कि भाई ये वाला है, तो यू कैन डिस्कस इट। डैम वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा ठीक है। मोहम्मद, अबीहा और अमन ने कहा कि डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है जी। बच्चे आपका नाम क्या बोला? जी नबीहा। हम जो मतलब वो उगा सकते हैं, उनकी जीडीपी पे असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, वो ये आपका आपका पॉइंट जो है और वो जो उधर से उन्होंने कहा वो वाला पॉइंट तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली तकरीबन तमाम पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, डैम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कैनाल सिस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपने अगर एक जगह डैम पर बना दिया, आप कितने डैम बना सकते हो? आप चप्पे चप्पे पे डैम नहीं बना सकते। ठीक है, स्टिल यू नीड कैनाल सिस्टम, राइट, यू नीड बैराजेस, तो आपको एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम भी चाहिए और उसकी वजह से आप दूर दराज के इलाकों को सैराब कर सकते हैं। तो तकरीबन तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। पानी को स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है और पानी को चैनलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है और क्रॉप्स का ग्रो होना भी इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि पानी को सस्टेनेबली यूज किया करें। सस्टेनेबली यूज करने का मतलब क्या है कि जरूरत आपकी भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आप इस अहम चीज को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, ऐसे ना कर दें कि पानी जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मिले ही ना, पोल्यूट भी हो जाए और सारा कुछ हो जाए। ये तमाम डिसएडवांटेजेस इसी के
इरिगेशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड्स, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। जी बच्चे, जी सर आसिफ की क्लास से क्वेश्चन है। मिस ये इरिगेशन रिपीट कर दें। लाइक पूरा रिपीट कर दूं? नो मिस, थोड़ा सा अगर हम उसको मेन पॉइंट बता दें। आप क्वेश्चन पूछे मुझसे, क्या क्वेश्चन है आपका? मेन पॉइंट बता। मेन पॉइंट इरिगेशन के बता दूं, ठीक है। इरिगेशन जो है ये आबपाशी का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो पानी के दरियाओं से निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में 90% जो केनाल्स हैं या आबपाशी का निज़ाम बिछाया गया है वो किस दरिया पे बिछाया गया है, किस दरिया से मुंसलिक है? वो रिवर इंडस से या दरियाए सिंध से मुंसलिक है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दरिया है। बाकी उसके ऊपर भी बनी हुई कैनाल्स, बट दिस हैज द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क। मोस्टली अगर जो मैंने मैप आपसे शेयर किया था उसमें अगर आप नहरें देखें तो वो कौन से रीजन में बनाई गई हैं? अपर इंडस प्लेन में मोस्टली आपको नजर आती है, क्योंकि इट हैज एन एक्सटेंसिव रिवर नेटवर्क आल्सो, और वो तमाम नहरें सिंध तास माइदे के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। उसके अलावा ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है ये ना सिर्फ आपकी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी पहुंचाता है, बल्कि ये आपकी जो क्रॉप्स की रिलायबिलिटी होती है ना, कि भाई सिर्फ बारिश आएगी तो भाई पानी इनको बेचारियों को मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी टाइम पे अगर बारिशें कम भी हो रही हैं तो ये कैनाल सिस्टम जो है ये इजीली पानी प्रोवाइड कर सकता है, दूर दराज इलाकों तक भी कर सकता है, इवन इफ इट्स नॉट नियर टू अ रिवर सिस्टम, राइट। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसका। एक तरह से एडवांटेज कैसे है कि आप ये देखें कि ये ना सिर्फ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है बल्कि डाइवर्स तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो पानी स्टोर करने का सिस्टम है विच इज इन द डैम्स, वो आपको हाइड्रो पावर सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी बिजली बनती है, साफ बिजली बनती है, और ये साफ बिजली किस तरह से है कि ये फॉसिल फ्यूल से नहीं बन रही, इट्स क्लीन एनर्जी, उससे पोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज क्या है कि आपकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है जब इतनी तरह की क्रॉप्स आप ग्रो करेंगे। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री रिलाइंग हेविली ऑन द प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर जो है या ज़राअत जो है ये प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर आता है। तो फिर इससे क्या होता है, इससे आपकी जो है वो आपकी जो कैनाल सिस्टम बेहतर होने से, इतना एक्सटेंसिव होने से आपका जीडीपी और आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर आसिफ की क्लास से और किसी बच्चे को क्वेश्चन हो स्टिल अगर कोई? ओके ओके गुड, ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। वर्कशीट आज आपको मैं नहीं दूंगी, वर्कशीट कल इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट बी है जब वो कंप्लीट हो जाएगा विद द डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, देन यू कैन हैव एन एक्सेस टू द वर्कशीट जो कंबाइन इसकी वर्कशीट होगी। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।